बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अबूजर मौसम। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड थैंक यू मॉर्निंग। और साथ साथ एक अच्छी खबर नहीं, आज बहुत से मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक दुखी दिन है, क्योंकि ये अब ऐलान हो चुका बाकायदा तौर पर कि हज जो है वो अब रूटीन में नहीं होगा जिस तरह से होता चला आ रहा है। अब ये हुकूमत ने, सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया सीमल कि सिर्फ जो लोकल सऊदीज़ हैं वही हज कर सकते हैं और हर मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव जो एम्बेसीज में होंगे सिर्फ वो उस मुल्क की नुमाइंदगी बिल्कुल सही। महदूद तादाद में शुरका जो है वो हज में शिरकत कर सकेंगे। मकामी लोग जो हैं वो भी महदूद तादाद में होंगे। लेकिन अबू ज़र, मैं ये सोच रही थी कि बिल्कुल यकसर हज कैंसिल होने से बेहतर है कि चाहे थोड़े लोग ही कर लें, लेकिन हज परफॉर्म ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो दुआएं जिसके तमाम मुसलमान जो है अपना ईमान रखते हैं उन दुआओं पर कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतर करते। वहीं पर पाकिस्तान में हालात बेहतर हो भी रहे हैं और आज मुझे खुशी हुई जब मैंने सुबह कोविड-19 की गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली और उसमें जो केसेस की तादाद है वो 3900 प्लस थे। कहाँ ये 7000 पर डे पर जा रहे थे और 3900 से मुराद केसेस की तादाद अब कंपैरेटिवली कम आ रही है। ऑल्दो टेस्टिंग जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों में 24000 प्लस ही किए गए, जिसमें से सिर्फ 3900 टेस्ट ज्यादा ही हो रहे हैं, केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ा नंबर जो कि डिक्रीज हुआ है वो है अमवात का। 140 135 से अब वो नीचे आके 105 तक आया और कल रात तक तो 89 तक थे। आज 105 है 24 घंटों के दौरान, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक 105 है। तो ये नंबर डिक्रीज कर रहा है। इसका क्रेडिट जो है वो एरिया वाइज लॉकडाउन को भी दिया जा सकता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली इसको देख भी रहे हैं। खैर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको टॉप स्टोरीज बताएंगे। सऊदी हुकूमत का इस साल महदूद पैमाने पर हज की इजाजत देने का ऐलान। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी अरब के बाहर से कोई शख्स हज पर नहीं आएगा, सिर्फ मकामी अफराद को हज की इजाजत होगी। कौमी असम्बली में निसाब कुतुब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातिमुन नबिय्यीन लिखने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लॉकडाउन पर सूबों से शिकवा। कहते हैं सूबे पूछ लेते तो कभी ऐसा लॉकडाउन न करने देता। मुखालिफिन ने तनकीद की, लेकिन शुक्र है कि बात मान ली गई। अगला महीना मुश्किल है, स्मार्ट लॉकडाउन जारी रखना है। कोरोना वायरस मजीद 105 जिंदगियां निकल गया। तादाद 3695 हो गई। मजीद 3946 अफराद में वायरस की तस्दीक। मजीद 5 फ्रंट लाइन फाइटर्स शहीद। 51 मजीद 104 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना से मुतासर। दौरा इंग्लैंड से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बुरी खबर। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। PIA पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार करार। हादसा फनी खराबी नहीं बल्कि इंसानी गलती की वजह से पेश आया। पायलट जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद था। तैयारा हादसा रिपोर्ट बुध को ईवान में पेश की जाएगी। अब कई दफ़ा हॉस्पिटल में हमने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल में बाहर से लोग आते हैं, उनके लवाइकीन, वो तो मरीज अंदर होता है तो लवाइकीन के पास जगह नहीं होती, वो बेचारे बाहर सो रहे होते हैं। उनके लिए तो हमने ये फैसला किया है कि हम अब इंक्रीमेंटली इंक्रीज करते रहेंगे ये पनाहगाह पाकिस्तान में। वज़ीर-ए-आज़म पनाहगाहों को लेकर पुरअज़्म। अगले मरहले में बड़े अस्पतालों के पास पनाहगाहें बनाई जाएंगी। पनाहगाहों को क्या है मौजूदा सूरत हाल, हम करेंगे इस पर बात। अदाकार हमजा अली अब्बासी 36 बरस के हो गए। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। गूगल ने पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान इंटरनेट सर्चिंग की तफसीलात जारी कर दी। आपको बताएंगे पाकिस्तानियों ने क्या क्या सर्च किया। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का, और हम जैसा कि जिक्र भी कर रहे थे कि कोरोना के केसेस गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत अच्छे लेवल पर जो है वो ग्राफ अप डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से हमें एक होप भी हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पर कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल जो बात की और उनका जो बयान भी सामने आया, वो सूबों से शिकवा करते दिखाई दिए। अबू सर, बिल्कुल शिकवा एक बार फिर यही किया कि शायद जिस तरह से वो लॉकडाउन चाहते थे, जो एक्सप्लेनेशन
उनकी थी वो नहीं हो सकी पॉसिबल, ना सूबों ने उनको फॉलो किया सही तरीके से, उनको ऐसा कहना है। और इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही थी कि उन्होंने कहा कि अगर मेरी जो मेरी एडवाइस थी कि स्मार्ट लॉकडाउन शुरू के दिन से ही कर देते तो फिर ठीक था, और उनके मुताबिक ऐसा नहीं हो सका और प्रॉपर जो लॉकडाउन किया उससे नुकसान हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि छाबड़ी वालों को लॉकडाउन करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उन्हीं लोगों का, गरीबों का। तो उनका अभी भी वही स्टांस है। और इसके साथ साथ पनागाहों के वाले से भी वो कल बात कर रहे थे कि लॉकडाउन का उन्होंने इशारा किया। लॉकडाउन की जब हम बात कर रहे हैं तो स्मार्ट लॉकडाउन का उन्होंने इशारा किया, और साथ ही साथ जो एरिया वाइज लॉकडाउन अब किया जा रहा है उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा यही मेरा मशवरा था जो मैं चाहता था शुरू से हो। उन्होंने कहा कि आपको सुनवाते हैं। पूछ लेते सूबे तो मैं कभी इस तरह का लॉकडाउन ना होने देता, क्योंकि जब आप लॉकडाउन, तो पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे लॉकडाउन से माशरे के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। तो जब तक आप ये ना सोचें कि जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो गरीब आदमी है, जो छाबड़ी वाला है, जिसका जो कमाई करता है तो बच्चे खाते हैं घर पे, तो जब आपने उनका रोजगार ले लिया तो उनके घर वालों को क्या बनेगा। जब तक आप ये नहीं सोचते आपको पूरा लॉकडाउन नहीं करना चाहिए था। लेकिन एकदम एक पैनिक सी हो गई, सब ने फैसला किया जी वबा फैल रही है। वो यूरोप में देख रहे थे, उनको देखते देखते अब यूरोप के और हालात थे, वुहान सिटी चाइना में और हालात हैं, हमारे हालात ही और थे। लेकिन हमने सख्त लॉकडाउन कर दिया। शुक्र है मेरी बात सुन ली उसके बाद, हालांकि मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई कि जी देखें हिंदुस्तान में उसने नरेंद्र मोदी ने कर दिया लॉकडाउन, उसने वो लॉकडाउन किया जो लोग मेरे से तवक्को कर रहे थे मैं करूं। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रेशर रेजिस्ट किया और नहीं किया वो। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गुर्बत फैली है कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता कि कितने लोगों का क्या हाल बना है। 34% जो रिसर्च आई है, 34% अवाम इस वक्त या भूखी है या बीमारियों की तरफ जा रही है या भूख की तरफ से उस गुर्बत पे जा रही है जो कुचले जा रहे हैं गरीब लोग। तो हमने लॉकडाउन किया, लेकिन उसके बाहर असरात हैं, और असरात ये हैं बिल्कुल जो अभी मोहम्मद अली तबा ने बात की कि सर्विस सेक्टर जो है वो बिल्कुल तबाह हो गया। होटल्स बंद, शादियाँ हॉल बंद, जो भी खाने पीने, एक बहुत बड़ा सेक्टर 30% सर्विस सेक्टर है। तो जिस तरह से आपने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी उसी स्टांस पर मुत्तफिक हैं, और वो उनका यही कहना है कि शायद मेरे पे तनकीद बहुत ज़्यादा हो गई और लोग शायद समझ नहीं सके सही बात क्या थी। एनीवेज़ ये मामला क्या था वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन अब चूँकि सब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं, सूबे भी और विफाक भी, कि स्मार्ट लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन होगा। जहाँ जहाँ पर केसेस आते रहेंगे वो इलाका सील होगा, और इस तरीके से ही ये प्लान बनाया गया कि अब केसेस आहिस्ता से नीचे आएंगे और इनको कंट्रोल किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, तो उनसे कहानी सुनते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की भी, कि असल कहानी है क्या और किस तरह से ये सिलेक्टेड यानी कि एरिया वाइज लॉकडाउन कर रहे हैं। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है बिलाल न्याजी ने, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे दानियाल सैयद, हमारे साथ नदीम खालिद हैं लाहौर से, और इस्लामाबाद से हमें सदाम मांगट ज्वाइन इन करेंगे। तो सबसे पहले हम अबूजर कराची का रुख कर लेते हैं। दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, कराची की सूरत हाल बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन कैसा चल रहा है वहां पर? अभी जहां आप खड़े हैं मुझे लग रहा है, पीछे मैं देख रही थी, असल में मुझे एक्चुअली इस तरह होके देखना पड़ा कि आपके पीछे बिल्कुल सड़क खाली है, कोई शख्स नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप आई थिंक लॉकडाउन वाले एरिया में खड़े हैं। सिमर बिल्कुल, कराची में 100 से ज़ायद हॉट स्पॉट करार दिए गए थे जहां पर सेलेक्टेड लॉकडाउन किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और बेशतर मकामात पर आज छठा रोज़ है जैसे सेलेक्टिव लॉकडाउन का। पहले और दूसरे रोज़ हमें सख्ती देखने में आई, जो 100 से ज़ायद हॉट स्पॉट करार दिए गए थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के कराची के, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, डिस्ट्रिक्ट मलीर, डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट शामिल था, जिसके अंदर लॉकडाउन किया जा रहा था, सेलेक्टिव लॉकडाउन। शुरू के 2
दिन इंतहाई सख्ती की गई। उसके बाद हमने देखा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सहूलत फराम की गई, नरमी की गई सेलेक्टिव लॉकडाउन के दौरान। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कराची पुलिस चीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए और जो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उन अफराद को गिरफ्तार भी किया जाए, मुकदमा भी दर्ज किया जाए। और क्या रिहायशियों को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी, एक से ज्यादा लोग बाहर नहीं आ सकेंगे? क्या एक्चुअली इन SOPs पर फॉलो हो रहा है, इस सख्ती पर फॉलो हो रहा है? सिंबल सख्ती के ऊपर फॉलो एज सच फॉलो नहीं हो रहा है। जिस कदर इकदाम किए गए थे, जिस तरीके के अहकाम दिए गए थे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ से हम ये देख रहे हैं कि जिन इलाकों में सेलेक्टिव लॉकडाउन लगाया गया है वहाँ के शहरियों से अपील की गई है कि वो अगर बाहर निकलते हैं तो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना आए। ज़रूरत के सबब घर से बाहर निकले, सिर्फ एक शख्स निकले अपना NIC लेकर, और अगर कोई ज़रूरत का काम है तो उसके तहत निकले। और ठीक है, उसके अलावा इलाके में अगर ज़रूरी काम है तो यही तरीकाकार होना भी चाहिए। लाहौर का रुख करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। वहाँ पर क्या सिचुएशन है? 20 से ज़्यादा इलाके लाहौर के सील्ड हैं और मज़ीद भी कहा जा रहा है कि और भी इलाके सील होंगे। कौन कौन से होंगे वो इलाके नदीम खालिद हमें बताएंगे। जी नदीम, इस वक्त लाहौर में क्या सिचुएशन है और क्या प्लान बना रही है सूबाई हुकूमत? किस तरह से मजीद इसको सील किया जाएगा लाहौर को, कौन कौन से इलाकों को? जी बिल्कुल अबूज़र, 16 जून को ये फैसला किया गया था कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा और ऐसे इलाके जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं और ऐसी गलियाँ सिर्फ उनको ही सील किया जाएगा। 31 इलाके सबसे पहले सील किए गए, उसके बाद 61 नंबर हो गए। अब 8 मज़ीद इलाके इंक्लूड करने का हुकूमत की जानिब से कहा गया है, जिसमें मॉडल टाउन शामिल है, फैसल टाउन शामिल है, गार्डन टाउन शामिल है। इस तरह के इलाके जहाँ पर पहले इस तरह कहा जा रहा था जैसे केसेस की तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि अंदरून लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस की तादाद थी, तो अंदरून के बहुत सारे इलाके सील किए गए थे। जिस तरह के इस वक्त में किला गुजर सिंह ये भी अंदरून में ही आता है, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर भी 7 दिन से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जारी है और यहाँ पर भी शहरियों को आने और जाने की पहले 2 दिन तो बिल्कुल कराची वाला हिसाब था कि सख्त लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके बाद नरमी बरती गई। यहाँ पर भी इसी तरह है कि पुलिस एहलकार जो यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद हैं वो आराम से बैठे होते हैं, जो भी बगैर आपका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता नरमी आ रही है। जो इलाकों को सील किया गया था, आपने कहा जैसे 2 दिन सख्ती थी, फिर नॉर्मल हो गया मामला, मतलब अभी तो जरूरत है 2 हफ्तों तक के लिए इसमें? अबूज़र, असल में इशू ये था कि हुकूमत की जानिब से तो यही नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है, लेकिन जब यहाँ पर रियलिटी में आप आकर खड़े होते हैं तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें कोई आला हुकाम शामिल नहीं है, बल्कि ये लोकल जो यहाँ पर पुलिस एहलकार ड्यूटी कर रहे हैं, ये उनकी गफलत का मुजाहरा हो सकता है कि अच्छा, वो गफलत हो या ना हो। नदीम और दानियाल, आपको मैं बताते चलूं कि मेरा ताल्लुक लाहौर से जिस इलाके से है वो इलाका सील्ड है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो इलाका सील्ड है। मैंने इन 4-5 दिनों में एक दफा नहीं देखा कि उन्होंने ID कार्ड चेक किए हो। 4 से 5 लोग गाड़ी में अंदर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, पुलिस वाले खुशगपियों में मसरूफ हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रही हूँ, मेरे पास फुटेजेस मौजूद हैं। इवन पुलिस वाले मास्क पहन के वहां पर नहीं खड़े और हम लोग हंस रहे होते हैं कि ये क्या तमाशा लगाया हुआ है सिर्फ रिहायशियों को तंग करने के लिए। मुझे लग रहा है कि ये सिलेक्टेड लॉकडाउन है, क्योंकि अपेरेंटली वो इफेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। लोडर भी जा रहे हैं, रिक्शे वाले भी जा रहे हैं, सारे काम वालियों को आने की भी इजाजत है। ऑल्दो आई एम वेरी ग्लैड ऑन दैट, बट स्टिल कि SOP कोई नहीं फॉलो कर रहा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसी तरह का ही मामला है। मुझे पता है आप जिस सोसाइटी में रहती हैं उसको भी सील किया गया है और यहाँ भी यही हाल है कि नौजवान 3-3 बैठ के निकल रहे हैं, यानी कि उस लॉकडाउन का फ़ायदा जो होना है वो ख़त्म हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, जब यहाँ पे ख़ास तौर पे हॉटस्पॉट जब करार दे दिए गए। इसका मतलब है यहाँ केसेस हैं और लोग उसके बावजूद यकीन करने के लिए तैयार नहीं। अब जिस तरह के हमारे वज़ीर-ए-आज़म और ख़ास तौर पर हमारी वज़ीर सेहत जो है वो भी यही कहती हैं कि ये जो लोग हैं ये उनकी गलती है, वही जायज़ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब स्मार्ट लॉकडाउन पर भी अगर अमल नहीं कराया जा सकता तो इसमें शहरियों की क्या गलती है? कुछ तो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी क्या गलती है जो कि ये सारी सिचुएशन देखते हैं, और दूसरी जानिब ऐसे लोग जो 2-4 होंगे रिस्पॉन्सिबल, उनको जब आप जाने की लाहौर के बाद हम जरा मुल्तान का भी रुख कर लेते हैं। नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, जरा मुल्तान का अहवाल जान लेते हैं और मुल्तान से हमारे साथ बिलाल नियाजी मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा कि आपके भी ऐसे शिकवे शिकायत है जैसे मैं, नदीम और दानियाल कह रहे थे कि कोई फॉलो नहीं हो रहा है SOP, ऑल्दो सिलेक्टेड लॉकडाउन तो किया गया है, क्या आपकी भी ऐसी शिकायतें हैं गवर्नमेंट से? जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल भी इसी तरह सवाल से बात करें तो 6 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। हमने इस हवाले से इंतजामिया से बात की कि यहाँ पर आमदरफ्त जारी है, तो इंतजामिया का ये कहना था कि यहाँ पर कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं किया गया। स्मार्ट लॉकडाउन यही है कि
शहरियों ने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और जिन गलियों में कोरोना के केसेस हैं वहाँ बैरियर लगा दिए जाएंगे। उसके अलावा वहाँ पर एक नोटिस लगा दिया जाएगा कि शहरी इस इलाके में ना जाए, इस गली में ना जाए यहाँ, क्योंकि कोरोना के केसेस हैं। मुल्तान के मुख्तलिफ 6 इलाकों को सिलेक्ट किया गया जहाँ पर तकरीबन 30 से ज्यादा केसेस आए थे। उस हवाले से उनको इब्तिदाई तौर पर लॉकडाउन किया गया है। मुल्तान में मजीद अगर हम बात करें तो केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन सैंपलिंग के रिजल्ट नहीं आ रहे, जिसके बायस अभी तक फैसला नहीं हो रहा कि किन इलाकों में कोरोना फैल चुका है। अभी तक महकमा सेहत के पास 12 जून तक की रिपोर्ट पहुंची है, जहां जो क्योंकि यहाँ पर जो लैब है उनके पास किट्स खत्म हो चुके हैं, तो वो लाहौर सैंपल भेजे जा रहे हैं। 10 दिन का डेटा आया ही नहीं है। जी बिल्कुल, 10 दिन का डाटा अभी तक महकमा सेहत के पास रिसीव ही नहीं हुआ। जहां इस इलाके से सैंपलिंग हुई है, कल हुई है, आज हुई है, तो उसकी रिपोर्ट अब 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्तों के बाद आएगी। तो उसके बाद फैसला हुआ कि मजीद इन इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाता है या जो मुल्तान के दीगर इलाके हैं तो उनमें लॉकडाउन लगाया जाएगा। यहाँ पर 30 जून तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, दफा 144 का कहा गया है, लेकिन जो है टेस्टिंग में भी जो थोड़ा सा डिले देखा गया है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर टेस्ट होगा फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद SOP पर फॉलो करने के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं सिचुएशन इस वक्त। बिलाल नियाज़ी, आपने हमें बताया इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है। सदाम मांगट, आप बताएं कि ये कहा जा रहा है वहाँ पर इंतजामिया की जानिब से कि मज़ीद सेक्टर्स को सील किया जाना है। अभी तक जो इलाके सील किए गए उनसे किस तरह से देखा कि कोई फ़ायदा हुआ, और मज़ीद कौन कौन से इलाके सील किए जा रहे हैं, और जहाँ पर किए गए हैं सील वहाँ पर क्या SOP को फॉलो किया गया प्रॉपर तरीके से? जी बिल्कुल, इस वक्त हम सेक्टर I-8 में मौजूद हैं, जिसको गुज़श्ता कई रोज़ से जो है वो सील तो किया गया है, और जहाँ जहाँ से जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी तैनात की गई है। लेकिन जहाँ तक बात आप SOP की कर रहे हैं तो वो उस पर जो अमल दरामद करवाना है वो उसमें काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, चूँकि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स और इनके सब सेक्टर्स जो सील किए गए हैं, तो जो यहाँ के रहायशी लोग हैं वो चोर रास्ते यहाँ से इस्तेमाल करते हैं बाहर आने जाने के लिए। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, तो फिर तो आप दाखिली या खारजी रास्ते से जाएंगे जहाँ पे चेक पोस्ट पुलिस की बनी है, वो तो आपको रोक लेते हैं। लेकिन अगर आप पैदल हैं या आप मोटरसाइकिल से किसी चोर रास्ते से जाते हैं तो वो इस्लामाबाद है, वहाँ पर सबसे पहले और इसी तरह सेक्टर G9 लॉकडाउन किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं बेहतर हुए इसकी वजह से, और अब नंबर ऑफ पेशेंट्स कम हो रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? कोई फायदा हुआ है 8 से 10 दिनों में? जी बिल्कुल, देखें पहले चट्ठा बख्तावर था, रिमशा कॉलोनी थी, इसी तरह I-10-4 का जो सेक्टर था, इन सेक्टर्स को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया। फिर सर्विलेंस रखी गई, NIH की टीमें, वजारत सेहत की टीमें, इंतज़ामिया की टीमें। जैसे ही वहाँ पर रेशो कम होना शुरू हुई है, जो तादाद है कोरोना के केसेस की वो कम होना शुरू हुई है, तो उन सेक्टर्स को डी सील कर दिया गया। इसी तरह आज रात 12 बजे के बाद जो है वो सेक्टर G7-2 है, G6-1 है, G6-2 है, G10-4 है, इनको आज रात 12 बजे के बाद जो है वो किसी भी वक्त सील कर दिया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मिनी मैनचेस्टर यानी कि फैसलाबाद की सूरत हाल हम ना जाने तो ये थोड़ा गलत होगा, क्योंकि वहां से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे थे और वहां भी एरिया वाइज लॉकडाउन किया जा रहा था। फरजाना हमारे साथ है। फरजाना, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की? जी बिल्कुल, फैसलाबाद सनती शहर है, यहाँ पर कोरोना वबा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसी हवाले से जो हुकूमत का फैसला किया गया उनमें फैसलाबाद भी शामिल है। लॉकडाउन के हवाले से फैसलाबाद में भी लॉकडाउन कर दिया गया है। मुकम्मल शहर को तो लॉकडाउन नहीं किया गया, लेकिन वो तमाम तर एरियाज जहाँ पे रश ज़्यादा था, जिनमें घंटा घर और इतराफ के 8 बाजार शामिल हैं, उनको मुकम्मल खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी ताजिर या दुकानदार चोरी मुझे ये बताइएगा कि ये तो हम खबरों में भी पता लग रहा है कि कौन कौन सा एरिया सील डाउन है, मुझे ये बताइएगा फायदा हो रहा है इसका? आप समझती हैं वहां केसेस कम हो रहे हैं, या स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक्चुअल इम्पैक्ट कल वज़ीर आज़म ने भी कहा वो नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, अगर हम बात इसकी की जाए कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक कुछ खास जो केसेस है उनमें कमी नहीं आई, क्योंकि लॉकडाउन तो कर दिया गया है लेकिन मुकम्मल नहीं किया गया। शहरियों की आमदरफ्त भी मामूल के मुताबिक है, आना जाना भी मामूल के मुताबिक है, किसी भी चीज़ में कमी नहीं आई। अगर हम बात करें सड़कों पर ट्रैफिक की, तो वो भी मामूल के मुताबिक है। जो एक मकसद है इस लॉकडाउन का कि इससे कोरोना केसेस में कमी आएगी, शहरी घरों में जो है वो टिक के बैठेंगे और जो मेल जोल होगा उसमें कमी आने की वजह से इस वबा पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन अपेरेंटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा और मामूलाते जिंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। फरजाना, थैंक यू सो मच। बिलाल नियाजी, दानियाल, नदीम, सदाम, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें अपने अपने एरिया से अपडेट कर रहे थे और वही SOPs एग्जिस्ट करते हैं, अमल दरामद नहीं होता। देखें ऑब्वियसली इंतजामिया की भी थोड़ी सी गफलत आ जाती है, थोड़ा सा लेथार्जिक, थोड़ा सा रिलैक्स एटीट्यूड आ जाता है 5-7 दिनों बाद। ये ऐसा नहीं होना चाहिए और वहीं पर जो आवाम है उसको भी चाहिए कि वो भी कोऑपरेट करे ऐसे मौके पर, क्योंकि ये 2 वीक जो है बहुत क्रूशल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से SOP को फॉलो कर लेंगे, लॉकडाउन वाले एरियाज में आप फॉलो करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह जल्द केसेस का नंबर बहुत नीचे चला जाए। बिल्कुल, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि हमें इंतज़ार था 22 मई को पेश आने वाले हादसे का, PIA का हादसा जिसमें 97 अफराद शहीद हो गए थे, उसकी रिपोर्ट जो है वो अब बुध के रोज़ असम्बली में पेश कर दी जाएगी, ओपन कर दी जाएगी। लेकिन अब तक जो बताया गया है उसमें सिमल यही कहा गया है कि, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, कि 90% जो गलती थी वो पायलट की थी, इंसानी गलती की वजह से ये हादसा पेश आया, और बाकी की गलती एयर ट्रैफिक कंट्रोल की थी। फ़नी खराबी इसमें कोई भी नहीं थी। बिल्कुल सही। कॉकपिट क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, विच वॉज 10%। हादसे का जिम्मेदार तैयारे का कॉकपिट क्रू और ATC है। ये इब्तदाई तहकीकात की जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें कहा गया है। कल ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी और उसके बाद जाहिर है पब्लिक भी होगी और वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर रिपोर्ट पेश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं कौमी असम्बली में भी ये रिपोर्ट जो है वो पेश करूंगा, और इसके साथ साथ इससे कबल जितने हादसा हुए, भोजा एयर जो एग्जैक्टली वो तमाम रिपोर्ट्स जो हैं कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। अब कितना आसान होता है ये कि पूरे का पूरा मलबा जो है वो डाल दिया जाए ऐसे लोगों पर जो हम में नहीं है, जो इस हादसे का शिकार हुए। जैसे हम कहते हैं ना कि दे आर नॉट देयर टू डिफेंड देमसेल्व्स, लेकिन क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकायक हैं, ये तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद और मंजरे पर आने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन इमरान नरेजो, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन के। उनसे बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, जैसे कि आपने भी रिपोर्ट देखी होगी और सुनी होगी और जल्द ये शाया भी हो जाएगी, असेंबली के फ्लोर पर भी बताया जाएगा, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट पर? 90% क्रू की गलती, 10% एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती जो अंदाज़ा लगाया गया अब तक, ये सामने आया है। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमारा जो पहले दिन का मौक़िफ़ था वो बड़ा साफ था कि ये बोर्ड इस काबिल ही नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन कर सके, और यही चीज़ आज भी हम फिर दोहराते हैं, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने कही है ये चीज़ हमारे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। ह्यूमन एरर है, लेकिन ह्यूमन एरर के साथ जो बाकी एरर्स हैं उन्होंने वो डिफाइन ही नहीं किए, क्योंकि प्रॉब्लम फिर वहीं पर आता है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस इनिशियली गलत स्टार्ट करेंगे तो उसका एंड रिजल्ट यही होगा। हमने इनको एकायो के डॉक्यूमेंट्स रेफर किए, हमने इनको सिमुलेशन के डॉक्यूमेंट्स रेफर किए कि ये है जिसके तहत बोर्ड बनाया जाता है और उनकी फाइंडिंग्स क्या होती हैं। यहाँ इन चीज़ों को टोटली इग्नोर किया गया, और वो कौन से साजिशी अनासर थे जो इनको इग्नोर कराना चाहते थे। और ये जो 10 साल की रिपोर्टें अब लेके आना चाहते हैं, ये 10 साल की रिपोर्टें मैं आप लोगों से खुद बोलता हूँ, सब पढ़े लिखे अवाम है, आप लोग जाएं, सिर्फ टाइप करें अकायो एक्सीडेंट रिपोर्ट, टाइप करें इससे पाकिस्तान सिमुलेशन एक्सीडेंट रिपोर्ट, यू गाइस विल कम टू नो कि एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इनका काम है, जो भी एक्सीडेंट बोर्ड बनता है वो इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट्स बताते हैं, और दूसरा जो एक प्रोसेस होता है उसके तहत रिकमेंडेशंस आती हैं। यहाँ तो सिर्फ पहले दिन से ही एक जो आप अपने शो में जैसे बात कर रहे थे कि जो लोग डेड पीपल होते हैं वो वापस आके अपने आप को डिफेंड नहीं करते। I've already said that, ये मैंने अभी बोला कि ऐसा अपेरेंटली लगता है कि बहुत आसान होता है उन लोगों पे ब्लेम कर देना जो वहां पर नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन आप भी बताइएगा, आपने वो तमाम कॉन्वर्सेशन भी देखी और कल रिपोर्ट के बाद जो तमाम फैक्ट्स भी मंजर आम पर आएंगे वो भी सब देखा जाएगा। कहीं पर ये जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकली बड़ा रेज हो रहे हैं। लैंडिंग गियर के बारे में बात हो रही है, बेली लैंडिंग की जो कोशिश की, फिर उसको दोबारा से फ्लाई करा लिया और उसके बाद जब दोबारा लैंड करने की कोशिश की तो वो
वो हो ना सका। आपके ख्याल में अगर हम जानना चाहें, इफ अल्लाह ना करे बट खुदा ना खास्ता इफ यू वर इन दैट सिचुएशन, तो क्या हुआ होगा एज अ पायलट, अगर आप हमें बताएं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि एक कोई भी प्रोफेशनल पायलट कभी नहीं चाहेगा कि वो 10 मील के ऊपर एक 9,000 या 10,000 हाइट के ऊपर आए। मेरा तो बेसिक क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये आप लोग समझें कि हर पायलट को पता होता है कि अगले 10 मील के अंदर मुझे जाके लैंड करना है। तो देयर मस्ट बी सम एरर, जो आप उसको सॉफ्टवेयर एरर कह सकते हैं या कोई और एरर कह सकते हैं। एक एरर हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ये सब चीजें इवेंट्स होते हैं। हमें चाहिए कि चेन ऑफ इवेंट्स को ब्रेक करें और देखें कि आखिर वो एरर्स थे क्या। हाँ, तो आप वाली बात मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो चले गए उन पर इल्जाम डाल दें। लेकिन इमरान साहब, एरर थे क्या, यही तो रिपोर्ट में देखा गया है। ब्लैक बॉक्स भी अब जो कि डिकोड हो चुका है, इंटरनेशनल टीम्स भी आई थी, उन्होंने भी इस सब को देखा। फिर जो गुफ्तगू थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की और पायलट और क्रू के दरमियान, वो भी देखी। ये कहा गया है कि जो डायरेक्शंस थी उनको फॉलो नहीं किया गया, हाइट और स्पीड जो थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन जब इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग हुई है, बेरी लैंडिंग करवाई गई, तो उसके बाद दोबारा से लेकर जाना वॉज अनएक्सपेक्टेड। वो कहते कि ऐसे नहीं एक्सपेक्टेड था कि दोबारा से उसको फ्लाई करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पायलट को गलती करार दी गई कि पायलट की गलती थी। लेकिन जी गलती तो हुई है, लेकिन ये गलती किस वजह से हुई, सबसे पहले आप वो चीज तो मालूम। ठीक है, वजह ये है कि कोई भी पायलट इनिशियली इतनी हाइट पे कभी नहीं आता, ये एक प्रोसीजर है। अब आप जो बात कर रहे हैं कि एजीसी की इंस्ट्रक्शंस नहीं मारी, नहीं, एजीसी की इंस्ट्रक्शंस को उसने फॉलो किया था। जो आप लोग बात कह रहे हैं कि वो एक हाई आया, वो उसकी पहली इनिशियल गलती थी। उसके बाद उसने एजीसी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करके गो राउंड करके अपने आप को ट्राई किया कि मैं वापस लेके आऊं, लेकिन उसके इंजन वापसी में फेल हो चुके थे। अब जो इनिशियल गलती हुई, उस गलती को हम पहले आइडेंटिफाई करें कि इनिशियली जब वो हाई आया क्यों आया। इनिशियली यहाँ लोग रोज स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लैंडिंग गेयर डाउन थे, कोई कहते हैं नहीं थे। अच्छा, इसमें ये भी कहिएगा कैप्टन साहब, जैसे लैंडिंग गियर का अगर हम जिक्र करें तो उसमें एक आम आदमी के लिए ये भी क्लियर कीजिएगा कि एयरबस में कॉकपिट में अगर लैंडिंग गियर ओपन नहीं होते तो वो मुसलसल बीप कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है कि पायलट भूल गया? ये बात समझ में नहीं आती। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट ना पहने तो मुसलसल हमें एक रिमाइंडर आ रहा होता है बीप का। एंड आई एम श्योर एयरबस में भी ऐसा एक सिस्टम है जो आपको ऑटो रिमाइंड कराता है कि आपने ये करना है। तो वो पॉसिबिलिटी कहीं है कि ये भूल गया, या ये पॉसिबल है कि वो लैंडिंग गियर नहीं खुला होगा? राइट क्वेश्चन, और ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वजह ये है कि वो सिस्टम का जहाज में सही होना 110% जरूरी होता है जिस वक्त जहाज को रिलीज करते हैं। वो सिस्टम किसी सूरत में भी एक सर्टेन हाइट के बाद चुप नहीं होता, वो कंटिन्यूसली बोलता रहता है 2 low लैंडिंग गियर्स, 2 low लैंडिंग गियर्स, और वो लैंडिंग गियर्स की इंडिकेशन देता है। उनकी फर्स्ट अप्रोच में लैंडिंग गियर की कहीं पर भी, जो अभी तक हमने देखी है, जो आपने देखी है, जो हमने जो अपना एग्जामिन किया है, उसमें फर्स्ट अप्रोच में लैंडिंग गियर का प्रॉब्लम नहीं था, हाइट और स्पीड का प्रॉब्लम था। सेकंड अप्रोच में जिस वक्त वो वापस आया उस वक्त उसके इंजन जा चुके थे। ये है टोटल स्टोरी। अब इसके बीच में जो इन्वेस्टिगेशन थी या इसके बीच में जो प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन का होना चाहिए था, हम शुरू से उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो स्पेकुलेट करते हैं आके कि जनाब वो हाई आया और उसने ये भूल गया लैंडिंग गियर, देयर वाज नथिंग लाइक दिस। अच्छा इमरान साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि स्पीड एंड देन हाइट और उसके बाद दोबारा से जो फ्लाई कराना, ये आपको लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर मजीद तहकीकात होनी चाहिए कि वजह क्या थी, पहले कॉज क्या थी। फनी खराबी को बिल्कुल कहा गया कि ये नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ अब जो कि पायलट हैं उनके ऊपर 90% मलबा डालकर किसी और को बचा लिया गया। हमेशा से बोलते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसमें किसी ने ब्लेम गेम नहीं होता, बल्कि हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, हम प्रोसीजर्स को रिडिफाइन करते हैं कि ये अब आइंदा से ना हो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फ्रॉम द बिगनिंग हम लोगों को ब्लैकमेलर और इस तरह के खिताब दिए जाते हैं, क्योंकि हमने वो स्टांस ले लिया था फ्रॉम द फर्स्ट डे कि जनाब ये आप जो करने जा रहे हैं ये वही होगा जो पिछले 10 साल में हो रहा है। ना रिपोर्ट्स आती हैं और करता कौन है इन्वेस्टिगेशन, ना उनका पता लगता है, और फिर आप अपने आप को खुद ही सर्टिफाइड कर देते हैं। अच्छा कैप्टन साहब, ये तो तमाम इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल रिपोर्ट आने के बाद भी बात हो सकेगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि एज अ कैप्टन कम्युनिटी और आप चूंकि जनरल सेक्रेटरी भी हैं एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन के, डिफेंड कैसे करेंगे इस रिपोर्ट को? देखिए, ये जो रिपोर्ट होती है ना, वो आप सबसे पहली बात ये है कि हर 22 करोड़ अवाम इसको देख रही है। अभी तक उन लायकीन की कब्रें भी नहीं सूखी, उनकी अभी तक उनको सब्र भी नहीं आया, वो भी इस चीज को देख रहे हैं। और आई एम 100% श्योर जब अवाम का एतबार नहीं होगा इस रिपोर्ट के ऊपर तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
सही, शुक्रिया इमरान नुनेजो साहब। और उन्होंने कहा कि अवाम ही देख लेगी, जब रिपोर्ट सामने आएगी कि अवाम इस पर ट्रस्ट करती है, ये चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वो कल आएगी और तमाम एयरलाइंस के हादसा जो हुए अब तक 10 सालों में, उनकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बिल्कुल सही। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रुख करते हैं थरपारकर का, जहां पर मोर कुदरती रखवाले होते हैं उस सहरा के, लेकिन एक ऐसी बीमारी रानी खेत और खुराक ना मिलना, इन दोनों का मिक्सचर जो है कि वहां पर मौत आना शुरू हो गई है। ऐसे कह रहे हैं मौत के साए मंडला रहे हैं मोरों के ऊपर, और एक बड़ी तादाद में मोर वहां पर आए रोज मर रहे हैं। बिल्कुल, रानी खेत की बीमारी है जिसमें मोरों के गर्दन और पाँव मुड़ जाते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। तो इस पर क्या कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ महकमा, क्या कर रहा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड लाइफ थरपारकर के नुमाइंदे मीर एजाज तालपुर साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आए दिन ये खबरें अब आ रही हैं कि मोरों की बात हो रही है रानी खेत की बीमारी की वजह से, और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसी खबरें आती हैं। क्या किया जा रहा है, अवाम भी परेशान है कि इस तरह से इनकी मासूम जानवरों की बात क्यों हो रही है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचा सकूं। ये इश्यूज 2012-13 से चल रहे हैं बीमारी के, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कह सकें एक डिज़ास्टर की हैसियत है इसको। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको ऑन स्पॉट पहुंचने की। काफ़ी मुझे शिकायतें मौसूल हुई थी तालुका छाछड़ों से भी, उधर भी मैंने खुद ही गया था, उधर देखा था, लेकिन इतनी ज़्यादा बीमारी हमें नहीं मिली वहाँ पे। हम कोशिश कर रहे हैं, एक देखें ना कि एक नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है ना, कि बरसात नहीं है और पानी की कमी है और उसके साथ साथ उसका न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है और खाद्य खुराक की कमी भी होती है। तो हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमें शिकायत मिलती है वहीं पे हम पहुँचते हैं, उनको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे भी हम वाइल्ड में परिंदों को दाना वगैरह दे रहे हैं और पानी की भी कोशिश है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे हम अच्छा मीर एजाज साहब, ये बताइएगा कि क्या इन जानवरों को बचाने के लिए एक मकाम से दूसरे मकाम शिफ्ट किया जा सकता है ताकि उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके? एक वाइल्ड एनिमल जो हमारा है उसको आप शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो अपने नेचुरल हैबिटेट से शिफ्ट करने में नुकसान हो जाए हमारा। हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते वहां से, लेकिन उसका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको हम डेवलप कर सकते हैं और उसको उधर ही मैनेज करके उसको हम अपना नेचुरल हैबिटेट देके उसको खाना वगैरह सप्लाई करके उसको वहीं पे हम मैनेज करके आगे ले जा सकते हैं, लेकिन उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। मीर साहब, इसके अलावा ये बताइएगा कि अब तक चूंकि ये नई बीमारी तो है नहीं, तो कोई वैक्सीन तैयार कर ली गई है या की जा रही है ताकि इनकी जान बचाई जा सके मोरों की? ये मेरा जो ओपिनियन है, इट्स नॉट अ डिजीज। ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है जो बरसात की वजह से, थोड़ा बहुत गर्मियों की वजह से हो रहा है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बरसात होगी तो इंशाल्लाह ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे हल हो जाएंगे। अगर नहीं होती है तो हम उसको हंगामी बुनियादों पे इसको हम ले जाएंगे, उसको हम उस पे काम करेंगे। मीर एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर हेडलाइंस जानिएगा, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे ही कोरोना आया उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो चुके हैं और अब तक ये इफ़ेक्ट्स जारी हैं। ऑब्वियसली सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो आया वो तो आवाम की जो सेहत थी उसके मुतालिक, लेकिन उसके बाद मईशत का बहुत बड़ा मसला आया और वो अभी तक जारी है और इससे निकलने के लिए हुकूमत पॉलिसीज़ बना रही है। ऑब्वियसली जो सेक्टर्स हैं जिसमें बिजनेस सेक्टर भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत से मसाइल का सामना था, उसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा ट्रांसपोर्ट सेक्टर का भी है। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे आपने जिक्र किया, जी उसमें ऑब्वियसली अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स का प्रॉब्लम ये है कि वो चाह रहे हैं कि स्कोप
ओपन कर दिया जाए प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट्स जो है, और गवर्नमेंट से मेरी मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है वो अपने अपने तौर पर इसका डिसीजन ले रही हैं। सबसे बड़ा मसला सिंध में आ रहा है क्योंकि खास तौर पर वहां से पोर्ट से तमाम मुल्क में जब ट्रांसपोर्ट जाती है, एक तो वो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी हो गई, दूसरा लोकल ट्रांसपोर्ट भी उसमें हो गई, क्योंकि गुंजानाबाद इलाका है और बहुत बड़ी आबादी है। अगर सिर्फ हम कराची का ही जिक्र कर लें तो उनको भी ट्रांसपोर्ट फुली एक्टिव चाहिए। अब मजीद ट्रांसपोर्ट चलेगी या नहीं, क्या डिसीजन होगा, ये आज पता चलेगा। इसी के साथ एक अहम इजलास भी होगा, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही है कि जब तक SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक हम मुकम्मल ट्रांसपोर्ट फंक्शनल होने की इजाजत नहीं दे सकते। जिस तरह ऑब्वियसली SOPs को फॉलो कर रही है हुकूमत भी, उसकी भी कोशिश है, इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स भी कोशिश करते रहे हैं। अब शायद ट्रांसपोर्टर्स को ये लग रहा है कि मामला ठीक हो गए, हम SOPs को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट खोल दें तो शायद जो मुआशियत को इफेक्ट पड़ा था, डैमेज हुआ था, उससे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कोशिश है, पता नहीं हुकूमत कब डिसाइड करेगी कि जो भी करना है जल्दी कर लेना चाहिए। तरीका होता है कि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठ जाएं और इस चीज के ऊपर बात हो जाए, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाता। मेजर स्टेक होल्डर्स को गवर्नमेंट्स कभी भी ऑन बोर्ड उस तरह से नहीं लेती हैं। एनीवेज जी, हमारे साथ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के जनरल सेक्रेटरी हनीफ खान साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच हनीफ साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। हम बात कर रहे हैं कराची में खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के इशू की। आज डिसीजन होगा कि ये मुकम्मल तौर पर खुलती है या नहीं खुलती, क्या मुतालिबात हैं आपकी गवर्नमेंट से? असल में जब कोरोना वायरस आया और पूरे मुल्क में तमाम कारोबार लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए तो कराची सिंध में भी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई और तकरीबन 3 महीने हो गए कि ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद है। हमने बड़ी मिन्नतें की, हमने अपीलें की, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। आखिर मजबूरन हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट सिंध के अंदर हमने अपील की, पटिशन की, जिसने एडवाइस किया एडवोकेट जनरल को कि आप सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को इन पटिशनर ट्रांसपोर्टर के साथ बिठाएं और इस मसले को अफाम तफहीम से हल करें जी। जिसके ऊपर हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध के गुलाम अब्बास डेथो साहब ने मीटिंग बुलाई और उसने हमारे साथ बैठकर इन तमाम मामलात के ऊपर डिस्कशन की। ठीक है। असल में जो पाकिस्तान में चारों बाकी सूबों में ट्रांसपोर्ट खुली है जी, उसकी SOP, उसकी एहतियाती तदाबीर को हम भी मनो अन अमल करना चाहते हैं। ठीक है। मगर सिंध के अंदर उस एहतियाती तदाबीर के अलावा कुछ शराइत हुकूमत सिंध ने रखी है। ठीक है, वो कौन जिसके ऊपर हमारे ट्रांसपोर्टर्स को तो वो ये है कि वो कहते हैं कि आप अपने हिसाब से जो एहतियाती तदाबीरें, हमने कहा हम बस को सैनिटाइज करेंगे, हम जो पैसेंजर आएगा उसको सैनिटाइज करेंगे और तमाम मास्क वगैरह ये सारी चीजें हम फॉलो करेंगे। मगर वो कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट चलेगी वो M9 सोराब गोड से एक मखसूस प्राइवेट टर्मिनल है, वहां से सारी की सारी ट्रांसपोर्ट चलेगी। ठीक है। जिसके ऊपर हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हनीफ खान साहब, हमने कहा कि जहां से हमारा आया ना, असल मामला तो फिर टर्मिनल्स का आ गया ना कि टर्मिनल सब खोल दिए जाएं, तो फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर बस का सिस्टम खुला है, ट्रांसपोर्ट खुली है, ट्रेड हो रही है, सिर्फ टर्मिनल्स का मामला है, तो इस पर आपको तहफ़्फ़ुज़ क्यों है? सर हमको नहीं है तहफ़्फ़ुज़, ये हुकूमत सिंध कहती है कि एक मखसूस टर्मिनल की तरफ वो हम सबको धकेल रही थी। कल हमने डेथो साहब के साथ, सेक्रेटरी के साथ बैठ के बाकी जो प्राइवेट टर्मिनल है उनका भी जिक्र किया और उन्होंने इसको बड़े अच्छे अंदाज में लिया और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के साथ मिलकर आपके इन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह हल करता हूँ। हम उनकी कदर करते हैं कि डेथो साहब सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने इस मामले को अफाम तफहीम की तरफ लेकर आ रहे हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अल्लाह ने चाहा तो ये सिंध के अंदर भी ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। हम वजीर ट्रांसपोर्ट से भी मिन्नत करते हैं, वजीर आला सिंध से भी, और हमारे जो बिलावल जरदारी साहब, अगर आपस में बैठकर बात हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए तो इशू सॉर्ट आउट हो सकते हैं। क्या वजीर ट्रांसपोर्ट या आला हुकाम से आपकी कोई मीटिंग हुई है जिसमें आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान कर सकें या वो अपनी रीजंस दे सकें? जी हाँ, हमारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट गुलाम अब्बास डेथो साहब के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में उस मीटिंग को टैकल किया है और ये सारी बातें सुनी है और आपस में एक दरमियान का रास्ता निकालने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह कमेटी भी बनी और 2-3 दिन के अंदर उसका हल भी निकल आएगा। तो हनीफ साहब, जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, ऑब्वियसली मीटिंग्स हो रही हैं, अब आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हुकूमत कहाँ पर थोड़ा जो है वो लचक का मुजाहरा नहीं कर रही है? आप पर आकर इशू सिर्फ टर्मिनल पर आता है या और भी कुछ मसाइल हैं अभी अगर वो डिस्कशन में हो रहे हो तो?
सर हम चाहते हैं कि जो एहतियाती तदाबीर है जिससे कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जाएगा, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, उसके ऊपर हम 100% अमल करेंगे। सिर्फ जो हमारे टर्मिनल्स का इशू है, हम चाहते हैं कि जो हमारे बसेज हैं वो हम अपने अपने टर्मिनल से ऑपरेट करेंगे और उसको बस को भी टर्मिनल सैनिटाइज करेंगे और हमारे जो पैसेंजर होंगे सैनिटाइज करेंगे और पैसेंजर्स को भी हम मुकम्मल सैनिटाइज करके बिठा के यहाँ से रुखसत करेंगे। अब इसके ऊपर हमारे हनीफ साहब आप ये गारंटी दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप चाहे वो पैसेंजर्स हो, चाहे बस ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या बस टर्मिनल हो, सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर्स की होगी और आप अच्छे से इंशाल्लाह हमने 100% कहा है कि जो इंशाल्लाह 100% हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमको भी इंसानी जानों का बहुत ख्याल है और हम अपने ट्रांसपोर्टर और अपने तमाम पैसेंजर्स को इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ देंगे हर तरीके। ठीक है, सही। हनीफ साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो बात कर दी, अब सिर्फ ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का मसला है या ट्रेड के हवाले से तो कोई इशूज़ नहीं है आपके ट्रांसपोर्टर्स को, क्योंकि वो भी तो एक बहुत अहम मामला है कि यहाँ से सारा जो स्टॉक है वो अगर कराची से पूरे पाकिस्तान में जाता है उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? सर जी कार्गो ट्रांसपोर्ट चल रही है, कार्गो ट्रांसपोर्ट के ऊपर कोई इशू नहीं है। सिर्फ बैनुल सूबाई जो बसेज और वैन है वो रुकी हुई हैं। कराची से पंजाब, कराची से बलूचिस्तान, कराची से KPK और आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हम उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि इनको भी चलाया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहां बाकी शोबाजात को खोला जा रहा है वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स की भी अपने मुतालिबात हैं। जी हनीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मेरी एक गुजारिश ये है कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है, ये 2.5 करोड़ आबादी का शहर है और पाकिस्तान के कोनों कोने से लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जाते हैं। उनके लिए ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटरसिटी लॉन्ग रूट जो हमारी बैनुल सूबाई है ये बहुत जरूरी है। इस वक्त लोग मजबूर हैं बेचारे कंटेनरों में और ट्रकों में सफर करने के ऊपर, कह रहे हैं आप, और प्राइवेट कारों में बहुत महंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना भी चाहिए। वेल थैंक यू सो मच हनीफ खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज डिसीजन हो जाए, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस पर किस तरह से डिसीजन लेती है और क्या सोचती है। बिल्कुल, इसके साथ चूंकि लॉकडाउन था और जिक्र हो रहा था कि ट्रांसपोर्टर्स को किस तरह से अब आसानी दी जाए, ऑब्वियसली लोग जो हैं वो लॉकडाउन के दिनों में घर पर रहे और बहुत सी हमने बातें आपके साथ शेयर की कि लोग किस तरह से वक्त गुजार रहे हैं। और अच्छा ये एक लगा कि पाकिस्तानियों ने ये लॉकडाउन के दिनों में कुछ अच्छा किया है, कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी ज़िंदगी में, कुछ नई रिसर्चेस की हैं जो कि हम चाहते थे कि ऐसा ही हो कि लोग एक पॉजिटिविटी लेके आए, लॉकडाउन में डिप्रेशन में ना आए बल्कि अच्छी चीज़ें लेकर। बिल्कुल, लॉकडाउन में आपका सबसे अच्छा साथी आपका ये मोबाइल फ़ोन था। इवन आप क्वारंटीन या आइसोलेशन में हैं तब भी, और मोबाइल फ़ोन में भी इंटरनेट। अब इंटरनेट का अगर हम जिक्र करें तो गूगल सब बता देता है। गूगल जो भी आप उस पर सर्च करेंगे एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएगा। तो गूगल ने तफसीलात जारी कर दी हैं जी कि लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया, गूगल सर्च इंजन पे लोगों ने सबसे ज्यादा क्या किया। तो वो था, मैं हैरान हुई, वैसे मुझे लगा कि कुछ I wasn't expecting this, but it was a positive thing कि लॉकडाउन के दौरान गूगल में ऑनलाइन ग्रोसरीज हुई हैं। ऑनलाइन ग्रोसरीज हुई हैं। इसके साथ पाकिस्तानी अवाम जो है उसने ग्रोसरी के साथ साथ ऑनलाइन शॉपिंग, फिर एटमॉस्फेयर के बारे में पाकिस्तानी अवाम बड़ी परेशान थी, आलूदा हवा, उसको कैसे ठीक और उसकी क्या वजह है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। और फिर एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने देखी हैं उसमें मुझे जो नज़र आया वो कोरोना के ऊपर लोगों ने काफ़ी रिसर्च की है और ये अच्छी बात है। सुनी सुनाई बातों पे लोग नहीं गए, लोगों ने कोरोना के ऊपर रिसर्च की और उसका ये फ़ायदा हुआ कि लोग ऑब्वियसली इंटरनेट पर जो चीज़ होती है वो एक हद तक उसमें हो सकता है डाउट, लेकिन मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ठीक हो जाती हैं अगर आप रेफरेंसेस के साथ तलाश करें। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी पीपल जिन्होंने एक्चुअली रिसर्च की, बाशऊर लगे। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान आपको पता है पाकिस्तानियों ने पहले विंडो शॉपिंग की है गूगल के साथ, मतलब गूगल पे वो पर्टिकुलर आइटम सर्च किया है, उसके रेफरेंसेस देखे हैं, वीडियोस वीलॉग्स वगैरह भी देखे हैं, उसके बाद कहीं जाकर आपने उसकी शॉपिंग की है। ऑनलाइन ग्रोसरी का जो आप जिक्र कर रहे थे 300% लॉकडाउन से पहले जितना ऑनलाइन ग्रोसरी होती थी उसमें इजाफा, ज़बरदस्त ऑनलाइन ग्रोसरी भी की है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हम अक्सर यहाँ पर भी कोशिश करते रहे आपको बताने की कि जिम्स नहीं है, अब ऑब्वियसली एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो घरों पर रहकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ऑनलाइन रिसर्च किया है, सर्च किया है
कि कैसे वो एक्सरसाइज के नए टिप्स ले सकते हैं, घर पर रहकर वो अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं और सेफ भी रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है कि लोगों ने एक्सरसाइज को भी देखा। इसमें 160% इजाफा हुआ। इससे पहले जो लोग यौमिया वर्जिश गूगल करते थे, लॉकडाउन के दौरान जो किया उसमें 160% इजाफा हुआ। तो ये तो एक अच्छी बात है। kept themselves busy, और मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखा। और यही हम चाहते हैं। और आप भी अगर अभी तक रिसर्चेस में कुछ और जगहों पर रिसर्च कर रहे हैं तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों ने रिसर्च किया इन दिनों में, और यही ज़रूरत है। लॉकडाउन के दिनों में आप एक पॉजिटिव खबर को देखें कि वो क्या है। कोरोना के ऊपर आप देख सकते हैं कि आप कैसे निकल सकते हैं, आप किसी किस्म की टेंशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है, ग्रॉसरी करनी है, शॉपिंग करनी है, जो भी करना है आपने इंटरनेट पर आप कीजिए, आपके लिए आसानी है। घर पर रहें, यही ज़रूरी है। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दौरा इंग्लैंड होने जा रहा है जी, और उसके लिए कुछ SOPs बनाए गए थे जिसमें कहा गया था कि तमाम प्लेयर्स और जितने मेंबर्स ने साथ जाना है उन सब का टेस्ट कराया जाएगा। और बुरी खबर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए ये आई है कि 3 खिलाड़ी हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। लेकिन आपने कहा ना दौरा इंग्लैंड होने जा रहा है, आप अपने पहले तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दें कि आपको बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है कि आखिर इस वक्त में क्यों हो रहा है। गुस्सा नहीं चढ़ रहा, मैं आई एम जस्ट इंडिफरेंट टू दिस आइडिया कि जब दुनिया हेल्थ फैसिलिटीज के लिए लड़ रही है, जब दुनिया में कोरोना वायरस है, वहीं पर जहां ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गई, आप एंटरटेनमेंट में चले जाएं तो ऑस्कर्स अवार्ड सेरेमनी पोस्टपोन हो गई, जो है वो सस्पेंड हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त है कि वापस आना चाहिए जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके और तरीके से, क्योंकि देखिए ना इसमें ऑडियंस बुला रहे हैं, ना आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ आप टीवी के लिए मैच होगा। टीवी पे बैठकर आप कोरोना की खबरों से थोड़ा सा हटकर क्रिकेट की खबरें देखेंगे, लोग बड़ा एंटरटेन होते हैं, पाकिस्तानी खासकर, और इसके अलावा इंडिया में भी। मुझे लगता है वज़ीर आज़म के उस बयान से बहुत इंस्पायर है जब उन्होंने कहा है कि हमें कोरोना के साथ अब रहना सीख लेना चाहिए। तो इसी तरह सीखकर जिंदगी में वापस आए, नॉर्मल हो, कोई बात नहीं। आई एम स्टिल इंडिफरेंट टू इट। एनीवेज जी, हम हाफिज शहबाज से बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज शहबाज, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मैं और अबूजर अभी जो डिबेट कर रहे थे, डिबेट क्या बात कर रहे थे जिसमें मैं थोड़ा सा इंडिफरेंट हूँ इस आइडिया के कि ये होना नहीं चाहिए। अबूजर कह रहे हैं कि नहीं, वापस जिंदगी की तरफ आना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, ये मैचेस, ये सीरीज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि ये दौरा इंग्लैंड नाउ इज नॉट द टाइम। क्रिकेट के हक में नहीं आप इस वक्त क्रिकेट मैचेस के हक में नहीं। आप इसमें किसका साथ देंगे? आप क्या समझते हैं? आप तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बेहतर तौर पर बता सकते हैं। पहले तो वालेकुम सलाम, और दोनों को मेरी तरफ से सलाम और तमाम सुनने वालों को भी। सिमन, बात यह है कि एक दो इसमें आइडियाज हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ स्पोर्ट्स अब शुरू हो चुकी हैं, जैसे हम देखते हैं फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं बगैर तमाशाइयों के। न्यूजीलैंड में जहाँ ये उसको कोरोना फ्री कर दिया, करार दे दिया गया, वहाँ पे हमने देखा कि पहले कोरोना फ्री किया उसको, लेकिन इंग्लैंड में तो फुटबॉल के मैचेस भी हो रहे हैं। इंग्लैंड में फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं जी, इंग्लैंड में भी हो रहे हैं। तो न्यूजीलैंड ने अनाउंस कर दिया ना कि हमारे मुल्क में कोरोना खत्म हो गया न्यूजीलैंड ने, और वहाँ पे हमने देखा कि मैचेस भी हो रहे हैं, रग्बी के मैचेस हो रहे हैं। तो अब मसला ये है कि किसी न किसी स्टेज पे जाके स्टार्ट तो करना है स्पोर्ट्स को किसी न किसी लेवल के ऊपर। यस, कल भी हमारी जो बात हुई थी, जो PCB के मेडिकल पैनल के सरबराह हैं डॉक्टर प्रिंस सिंह, जो टीम के साथ भी जा रहे हैं बतौर डॉक्टर, तो उनका कहना था कि रिस्क जरूर है लेकिन उस रिस्क को कम से कम किया जा रहा है। देखिए जितने हमारे जो तीनों प्लेयर जिनका सिम्टम आए हैं, मेरी रात शादाब से बात भी हुई थी, तो बल्कि जब मेरी बात भी हुई शादाब के साथ, तो उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल थे। उनका कहना था वो तो खबर आ चुकी है कि एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट करवाना भी SOP का हिस्सा था। जब टीम ने ट्रैवल करना है उससे पहले टेस्ट करवाने हैं। अब क्या होगा? क्या इनको लेके जाया जाएगा, क्वारंटीन किया जाएगा, आइसोलेशन करने के बाद लेके जाएंगे, या फिर शादाब खान हमारे साथ नहीं जा रहे इंग्लैंड? क्या मामला है, किस तरह से फाइनल किया जाएगा? अब टीम किस तरह से लेके जाएगी? ये तीनों प्लेयर्स अब सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं, और ये मेरा ख्याल है कि टीम के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा उसके बाद इनके दोबारा से टेस्ट लिए जाएंगे, तो उस वक्त तक पाकिस्तान टीम जा चुकी होगी। अच्छा, कब तक मुतवक्की है पाकिस्तानी टीम की रवानगी? मैचेस कब होंगे? थोड़ा सा वो भी स्केड्यूल बताइएगा। शादाब खान वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, अब उनके बगैर क्या टीम परफॉर्म कर पाएगी? जो इतने जान जोखों में डाल के मैच हो भी रहे हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस भी तो होनी चाहिए ना। आप दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर बताएं कि जीत कर आएंगे हम ये सीरीज।
मुझे थोड़ा सा लेट मी फिनिश कि आप देखें एक तरीकाकार है। आज जिनके दोबारा बाकी प्लेयर्स की भी आज टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी आज शाम तक, और उसके बाद 25 जून को दोबारा सेकंड टेस्टिंग होगी लाहौर में तमाम खिलाड़ियों की। अगर उसमें भी किसी प्लेयर का नेगेटिव पॉजिटिव आया तो उसको भी टीम से अलग कर दिया जाएगा। लोगों के नेगेटिव होंगे सबको 28 जून को पाकिस्तान टीम सुबह यहाँ से रवाना होगी। डर्बी में या लेस्टर में पाकिस्तान टीम जो है क्वारंटाइन करेगी 14 रोज, वहीं पे ट्रेनिंग होगी। उसके बाद अच्छा हाफिज शहबाज, एक चीज बताएं कि आपने कहा कि ऑब्वियसली टेस्ट होने हैं दोबारा से, तो ये क्या चांस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर सकता है कि हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, क्योंकि शादाब खान अगर या फिर अगर कोई और प्लेयर भी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या ये चांस है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बाद में ज्वाइन कर लें 14 डेज के आइसोलेशन के बाद, कोरोना नेगेटिव आ जाए उसके बाद? देखिए इस हवाले से अभी तो कोई बात नहीं हुई अर्ली, क्योंकि तमाम खिलाड़ी जैसे वेस्ट इंडीज की टीम भी जेट तैयारी के जरिए वहाँ पहुंची थी और पाकिस्तान टीम भी इसी तरह खसूसी तैयारी के जरिए यहाँ से जा रही है। तो इसके बाद इसके ऊपर तो आने वाले दिनों में पीसीबी बात करेगा। लाजिम बात है, देखें सीरीज होती है, बड़े बड़े प्लेयर हम देखते हैं सीरीज से पहले अनफिट हो जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले टॉप प्लेयर मुझे याद 2003 में शेन वॉर्न एक दिन पहले उनका मसला हो गया था, अनफिट हो गया। शुएब अख्तर, मियादाद, तमाम बड़े बड़े प्लेयर जो पास में गुजरे हैं। तो ये होता है, ये पार्ट ऑफ गेम है, इनके साथ ऐसा हुआ है। और हमारी दुआ है कि तीनों नौजवान हैदर अली चाहे हैं या हारिस रऊफ हैं या शादाब हैं, तीनों अल्लाह करे सेहतियाब हों, और बल्कि जितने भी हमारे बाकी क्रिकेटर्स हैं वो भी अल्लाह ताला ने सबको उनकी दुआ है कि सबके टेस्ट जो है नेगेटिव आए, और उसके साथ इंशाल्लाह क्योंकि हमें देखें एक बड़ी अहम चीज है जो कल डॉक्टर फेज सिंह ने की, पहले शायद मैंने नहीं सुनी होगी, आप लोगों ने सुनी हो तो, क्योंकि थोड़ा सा आजकल हम अवॉइड करते हैं न्यूज को, तो इसलिए कि उस वक्त जो लोग हैं वो असाबी दबाव का शिकार है। तो इस असाबी दबाव से निकालने के लिए स्पोर्ट्स का शुरू होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है हाफिज शहबाज, आपने हमें बताया अपनी राय के मुतालिक भी और इसके साथ साथ टीम की अपडेट भी बताना जा रहा है। तो एनीवेज ये ठीक है, वाकई उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की तरफ अगर वापस आते हैं सिमल आप भी मान जाएं और होने दें क्रिकेट, कोई आप दुआ करें कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन सबको बाहिफाजत रखे। इसी के साथ मूविंग फॉरवर्ड, और आज हमजा अली अब्बासी की बर्थडे है। मैं और मेरी पूरी टीम उनको बर्थडे विश कहती है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमजा अब्बासी। बहुत कम टाइम में आपने बड़ा जबरदस्त नाम बना लिया, और बच्चा बच्चा जो है वो आपको हीरो होने की वजह से इंस्पायर होता है। इवन इन हिज पर्सनल लाइफ, ऑन हिज सोशल मीडिया, उनके जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है उसको भी बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं वो चीजों के बारे में। मेरे ख्याल में हमजा अली अब्बासी जिस फील्ड में भी गए उन्होंने नाम बनाया। अगर पहले तो बात करें सिविल सर्विस का एग्जाम उन्होंने पास किया CSS का, उसके बाद उन्होंने छोड़कर अपने पैशन क्रिकेट जो फिल्म और टीवी को ज्वाइन किया, इसमें भी नाम बनाया। प्यारे अफजल और मनमाइल ड्रामा जो है इनके बड़े फेमस ड्रामे हैं, लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर इनको पॉलिटिक्स में भी लोगों ने बड़ा देखा इन्वॉल्व। अभी रिसेंट जो इनका ड्रामा था अलिफ, जैसे हम उस दिन की तारीफ कर रहे थे, स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रामा, मतलब कि जिसे कहते हैं कि डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट इन दैट ड्रामा कि वो एक्चुअली उसने अपनी जो जगह है वो खुद लोगों के दिलों में। और इसके साथ साथ जिस तरह वो एक्टर एक बेहतरीन है, फिर वो एक पॉलिटिक्स में भी वो बड़े बेहतरीन अपनी राय रखते हैं, और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं, बड़े लोग फॉलो हैं। I don't agree with his tweets and opinions, but I like him as an actor। और चलिए कुछ सुनते हैं, उनकी एक्टिंग की कुछ झलकियां देखते हैं। और इसके अलावा दीगर ड्रामे हैं, मनमाइल, प्यारे अफजल, और मूवीज में भी बड़ा जबरदस्त काम किया है। एक अच्छे एक्टर, एक अच्छे जिसे कहते हैं ना कि सोशल एक्टिविस्ट, बड़ी बात करने वाले एक समझदार टैलेंटेड शख्स हैं। तो हैप्पी बर्थडे हमजा अली अब्बासी जी, हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ एक ब्रेक, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों कोरोना की वजह से बहुत से आपके प्रोजेक्ट्स हुकूमत के वो रुके, लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल भी बात की कि वो मज़ीद इन पर काम करना चाहते हैं, और इन दिनों में ही मज़ीद वो चाहते हैं कि आवाम की हेल्प हो, जिसमें सफ़े अव्वल पर वो घर हैं जहाँ पर गरीबों को रखाया जाएगा, मुसाफिरों को रखाया जाएगा, पनाहगाहों की जिक्र करें। बिल्कुल, शेल्टर होम्स जो पनाहगाहें मुसाफिर खानों की सूरत में बनाई गई, उसी में अब वज़ीर-ए-आज़म मज़ीद एक्सटेंशन करना चाहते हैं, और कल उन्होंने इसका जिक्र भी किया, खासतौर पर हॉस्पिटल्स का, कि दूर दराज के इलाकों से जब लोग आते हैं तो मरीज तो वार्ड के अंदर होता है, लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं वो बाहर कॉरिडोर्स में और इधर उधर बैठे भी होते हैं, तो उनको फैसिलिटेट अब करना है। उनका विजन क्या है, पहले आपको वो सुनाते हैं। और ये जो हमने पनाहगाह बनाई हैं, ये तो हमने कोरोना से पहले ही इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि पाकिस्तान में जो लोग सड़कों के ऊपर सोते हैं, क्यों सड़कों पे सोते हैं?
सर्दियों की इंतहा होती, जब ठंड या इस्लामाबाद में 0 डिग्रीज पे होता है तो बेचारे लोग फुटपाथ पे सोए हुए होते हैं। लाहौर में हम शुरू से भी देखते हैं दाता साहब के बाहर वह सारी सड़कों के ऊपर लोग सोए हुए होते हैं। तो ये एक हमारे माशरे के लिए इतनी शर्मनाक चीज़ है कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि ये बेचारे लोग, पहले तो पूछे सड़कों पे क्यों सोए हुए हैं। सड़कों पे वो इसलिए ज़्यादातर सोते हैं, वो आते हैं काम ढूंढने शहरों के अंदर। शहरों में क्यों काम ढूंढने आते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे पाले होते हैं, वहाँ उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो शहर के अंदर अगर वो उनको जब दिहाड़ी लगानी है उन्होंने और उससे बच्चों को पालना है, तो उनके पास कितना पैसा होता होगा कि वो एक किराए पे जगह भी लें, फिर उन्होंने खाना भी खाएं, तो उनके पास कितना पैसा बचता होगा अपने बीवी बच्चों के लिए। तो उधर से हमने ये पनाहगाह का कॉन्सेप्ट लेके आए कि बजाय वो सड़कों पे सोएं, हम उनको इज्जत से एक जगह पे ठहराएं, उनको नहाने के लिए हो, उनको पानी हो, उनको खाना मिले। अब कई दफ़ा हॉस्पिटल में हमने देखा है कि बड़े हॉस्पिटल में बाहर से लोग आते हैं, उनके लवाइकीन, वो तो मरीज़ अंदर होता है तो लवाइकीन के पास जगह नहीं होती, वो बेचारे बाहर सो रहे होते हैं। उनके लिए तो हमने ये फैसला किया है कि हम अब इंक्रीमेंटली इंक्रीज़ करते रहेंगे ये पनाहगाह पाकिस्तान में। तो वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा आपने देखा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर मज़ीद तेज़ी से काम होगा SOPs को फॉलो करते हुए। तो जो इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं नसीमुर रहमान साहब, फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के पनाहगाह का जो प्रोजेक्ट है उससे इनको वो देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम सलाम अबूजर साहब। थैंक यू सो मच नसीम साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। और हम बात कर रहे हैं पनाहगाह के हवाले से, जिसमें हमने कल जो वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की उनका विजन भी सुनवाया कि अब इसको अगले स्टेप तक लेके जाया जा रहा है, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये बताइएगा कि इन शेल्टर होम्स में जो मुसाफिर खानों की सूरत में मौजूद हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ फराहम की जा रही हैं, SOPs को किस तरह फॉलो किया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी सिमल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोविड-19 के हमले के बाद भी पनाहगाह जो है वो जो सहूलत उनको फराहम करती थी ज़रूरतमंद लोगों को, वो उससे भी बेहतर तरीके से दी जा रही हैं। इसके बजाय कि कोरोना वायरस के आने से कोई मायूसी होती इन जगहों पे जिसमें कि इतने सारे ज़रूरतमंद लोग आते हैं, उनके उस जगहों में जो जज्बा देखने में आया ना, वो बड़ा ही काबिल तहसीन है और हमारे लिए भी वो एक इंसेंटिव है। जिस तरह से लोगों की शिरकत में इजाफा हुआ है, जिस तरह से लोग वहाँ पे आके इवन खाना भी दे रहे हैं, हालांकि खाने का इंतज़ाम हमने सैलानी ट्रस्ट से किया हुआ था, लेकिन इस वक्त के दौरान जो मदद करने वाले हैं ना, उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है और अब ईद के बाद से जो वापस आने वाले लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या इकदाम उठाए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे गरीब मजदूर मेहनतकश रात गुजारने के लिए आते हैं दिन भर मेहनत करने के बाद। तो पहले कदम से जो है ना, जब वो एंटर होते हैं पनाहगाह में, सबसे पहले ये है कि स्कैनर्स लगे हुए हैं, थर्मो स्कैनर्स, कि उनका टेम्परेचर लिया जाता है जैसे एयरपोर्ट्स पे होता है। पहले ये चीजें एलीट कल्चर के लिए थी, अब आम लोगों तक भी ये पहुंचाई गई हैं। NDMA वालों ने हमें वो फराम किए और वो पनाहगाहों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जैसे ही वो दाखिल होते हैं सबसे पहले ये होता है। फिर दूसरी वाली बात ये थी कि मास्क उनके पास होना चाहिए, तो जिनके पास मास्क नहीं होता उनको मास्क दिया जाता है। फिर ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कि 5 फुट का फासला रखें। चूने से वो सर्कल बनाए हुए हैं जैसे बैंकों के बाहर, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बाहर करने का कहा गया है। These precautions have been taken to protect them from infection। उसके बाद मेजर चीज जो मैं बताना चाहता हूँ वो है इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड वॉशिंग बूथ्स, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम उठाने जरूरी हैं। सिर्फ खाना और छत ही नहीं देनी, बल्कि उनको पानी, सैनिटेशन, उसके बाद जो है ना उनकी जो काम करने की सलाहियत है उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी
सही जी नसीम साहब, जैसे आपने जिक्र किया कि एसओपीज को पूरा फॉलो किया जा रहा है, जारी मैक्सिमम एसओपीज को फॉलो किया जाए, ये हैं वो मुसाफिर जिनको आप जगह प्रोवाइड करते हैं ताकि वो रह सकें। इसके बाद इनसे ही कनेक्टेड वो लोग हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो वहाँ पर मौजूद हैं इन लोगों की हेल्प करने के लिए, जो कि एक्सपोज भी हो सकते हैं अगर कोरोना वायरस कहीं पर लग ना जाए या फिर हो ना किसी में ऑलरेडी। तो इस पर क्या किया जा रहा है? जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? अबू जर साहब, ये आपने बहुत अहम बात की है, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आप ये समझें कि एक किस्म के मकान के मालिक हैं। जो पनाहगाह है उसके अंदर वो उनको वेलकम करते हैं और एक मकीन है जो उसमें रहने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले ख्याल ये था कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी कहीं ये ना हो कि छुट्टी लेके कहें कि जी हमारे लिए तो खतरा है, बिल्कुल ठीक, हम इस तरह का काम क्यों करें। सही। देखिए, एक तरफ वो हैं जो कि सेहत के मैदान में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी हीरो हैं और हीरोइंस हैं जो कि ये काम कर रही हैं। इसी तरह जो गरीब लोगों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ का काम करते हैं वो भी हमारे मुल्क के हीरो ही हैं। एक पनाहगाह में तकरीबन 7-8 लोग काम करते हैं। तो अब उनके लिए हमने क्या किया कि उनको एक क्रैश हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी 4-5 दिन की, कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है। आप सिर्फ मील सर्वर्स नहीं हैं, आप खाना देने वाले सिर्फ वो मुलाजिम नहीं हैं, बल्कि आपके पास एक मौका है कि आप उनको वो पैगाम दें जिससे कि उनकी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। पनाहगाहों में वो लोग आते हैं जो गरीब हैं और जो कि जिनकी सेहत इतनी अच्छी भी नहीं होती, तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद उनको मास्क पहनाए गए, हैंड ग्लव्स दिए गए, हैंड वॉशिंग स्टेशंस के ऊपर हर 20 मिनट के बाद वो खुद उठ के जाते हैं और हाथ धोते हैं। जैसे बड़े बड़े होटल्स में होता है ना कि रिकॉर्ड रखा जाता है कितनी दफा बाथरूम साफ हुआ, कितनी दफा आपने हाथ धोया। तो they have now become the role models for practicing what they are preaching। और वो सोशल डिस्टेंस भी रखते हैं और मैंने उनसे बातचीत की है। हम लोगों को दावत देते हैं। अमेजिंग कि आप उन लोगों को अवेयरनेस टूल के तौर पर भी यूज कर रहे हैं कि वो लोगों में अवेयरनेस दें, और ऐसे लोगों में जिनके टीवी की एक्सेस कम है या मीडिया की एक्सेस कम है या इंफॉर्मेशन कम है कि उनको अवेयरनेस नहीं मिलती। अच्छा, साथ ही साथ ये भी कहिएगा नसीम साहब कि कल जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि बड़े अस्पतालों के बाद अब पनाहगाह बनाई जाएगी, कब तक ये फिजिबल हो सकेगा? क्या प्लानिंग की गई है? ह्यूमन रिसोर्स इनफ है शेल्टर होम्स और पनाहगाहों के पास कि वो मजीद इसको एक्सपेंड कर सकें? देखिए जी, ये जितनी संजीदगी इस हुकूमत और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पॉलिटिकल विल है गरीबों का काम करने के लिए, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने 30 साल यूनाइटेड नेशंस में यूनिसेफ में काम किया है। हम जिस मुल्क में भी जाते हैं ना काम करने के लिए, अपने मुल्क के बशमूल हम यही कहते थे कि पॉलिटिकल विल नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते, पॉलिटिकल विल है। और आप ये देखिए कि इस बजट में भी 6 बिलियन रुपीस प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलोकेट किए हैं पनाहगाहों को बेहतर बनाने के लिए। जी। और दूसरे जो सोशल समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम हैं उनके लिए तो अलहदा बजट भी है। एहसास का प्रोग्राम है, उसके बाद बैतुल माल का प्रोग्राम है, हिलाल अहमर का प्रोग्राम है। इन सारे प्रोग्राम्स में प्राइम मिनिस्टर साहब की जाती तवज्जो और शिरकत है। और कल उन्होंने जो ये समाजी, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल भी है और वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन भी है कि आवाम की वेलफेयर के लिए स्पेंड किया जाए और प्लान भी किया जाए। वेल, थैंक यू सो मच। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इंशाल्लाह हम देखेंगे भी। अच्छी बात है, जरूर होनी चाहिए न सिर्फ वेलफेयर बल्कि आवाम की इमदाद भी, ताकि उनके हालात को बेहतर किया। और ये अच्छी चीज़ है कि लोगों ने इस पर एतमाद किया है और मजीद लोग आ रहे हैं, एसओपीज़ को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। तो इसमें इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।